बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे नैब तरमीमी बिल की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ऑर्डिनेंस 1999 में कुछ तरामीम के बाद एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, जिसको नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी एक्ट 2021 का नाम दिया गया है। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने न सिर्फ मुस्तरद कर दिया है, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इस सदारती ऑर्डिनेंस पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भी एक रिक्वेजिशन जमा करवा दी है, जिसके ऊपर हिज़्ब इख्तिलाफ के तकरीबन 150 मेंबरान के दस्तखत जो हैं वो किए गए हैं। इसको लेकर जो हमारा सवाल है अपने पैनलिस्ट से वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैब ऑर्डिनेंस जारी करना क्या पार्लियामेंट पर अदम एतमाद को जाहिर करता है? अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं हमारे साथ सैयद शहबुद्दीन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। फयाज वडाई साहब इस डिस्कशन में हमारा साथ देंगे, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। और मीनवाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खालिद मशरकी साहब भी। मशरकी साहब, आपको भी इस डिस्कशन में खुशामदीद कहती हूँ। शेब साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पार्लियामेंट पर अदम एतमाद है या कोई और इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, सदारती ऑर्डिनेंस बहुत मजबूरी में जारी किया जाता है। एक मजाक बना लेना ये एक गलत बात है। जब कौमी असम्बली मौजूद है और आपकी हुकूमत है तो इसका मतलब है आपके पास सादा अक्सरियत कम अज कम मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका सादा अक्सरियत नहीं है फिर तो आपकी हुकूमत भी नहीं चल सकती। तो जब आपके पास सादा अक्सरियत है तो आप असम्बली के अंदर लेके जाएं, मसला वहाँ पे रखें, उसको डिस्कस करें और उसको लेके आएं। ये तो है ये कहना कि असम्बली के होते हुए ऑर्डिनेंस जारी करना एक मजाक है, मतलब नहीं करना चाहिए ताकि आपका जो जवाब है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी जो असल बात है वो ये है कि क्या नैब में ये तब्दीलियां आज जो आ रही हैं ये इमरान खान साहब के बयानिए के मुताबिक हैं? इमरान खान साहब तो इसके सख्त मुखालिफ थे। वो तो ये कहते थे कि नैब का जो कानून है उसे तब्दील नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। और उसको तब्दील करने का मकसद ये है कि इनको सहूलतें देना। अगर आपको याद हो तो जरदारी साहब का जब ग्रुप को जब थोड़ा सा टाइट किया गया तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि तब्दीलियां करनी थी खुद कर लेते हैं। मतलब है उस दौर में नवाज शरीफ साहब ने ये तब्दीलियां नहीं की क्योंकि इंतजार फरमाया बुरे वक्त का, और जब वो बुरा वक्त आया और जावेद इकबाल साहब तशरीफ लाए तो फिर लग पता गया सबको कि कैसे घसीटा जाता है। क्योंकि पहले फसी बुखारी और दीदार हुसैन जैसे लोगों के नाम दिए गए, बिल्कुल ऐसे ही है, जिनको खुद अदा जाके बाकायदा कौमी असम्बली में कौमी अपोजिशन लीडर ने चैलेंज किया था और वो हटाए गए थे। फिर कचोई कमर जमान साहब आए थे। तो मतलब ये कि ये एक चीज थी, एक कानून एक बन गया, पीपल्स पार्टी ने बनाया। 18वीं तरमीम में जो तरामीम हुई हैं जी जी बिल्कुल, उस पर बहुत सारे एतराज़ात हैं। उसमें से एक एतराज़ ये भी है कि जो नैब का जो चेयरमैन होगा वो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर, बिल्कुल, यानी कि उन दोनों जमातों को ये गलतफहमी थी कि इस मुल्क में 3 पार्टी सिस्टम नहीं आएगा। सही, ये 2 पार्टी दो जमाती निजाम चलेगा। जी जी जी, हम अपनी मर्जी से लाया करेंगे, बिल्कुल 2 साल उसके टेन्योर में 2 साल उसके टेन्योर में, और हम अपनी मर्जी के फैसले लेते रहेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो सूरत हाल है और जो पीटीआई तब्दीलियां कर रही है उस पर इतराज उनको भी है। वो जो अपनी मर्जी की तब्दीलियां चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल रही, ठीक है, मसला ये है। लेकिन जो पीटीआई तब्दीलियां कर रही है इसका मतलब है क्या आपको ये कानून में कोई नरमी चाहिए? बिल्कुल किसके लिए, किसके लिए नरमी चाह रहे हैं? तो शेख साहब, इसका तो मतलब है इस तरह से हर कोई जो भी पार्टी आएगी वो अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से कानून में तब्दीलियां लेके आते रहे। कानून ना हो पे तो मजाक हो गया ना कोई। ये बदकिस्मती है कि ये असेंबली वालों का हक समझा जाता है कि वो कानून अपने लिए भी बनाते हैं और अपने लिए ही बनाते हैं। आपने कभी देखा है कि तनख्वाहों में इजाफा कैसे मूव होता है और कैसे मंजूर होता है? सही कह रहे हैं। एक दिन में पेश होता है, अगले दिन मंजूर होता है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स तनख्वाहें
150% बढ़ ठीक है जाते शेख साहब, आपको क्या लगता है पार्लियामेंट पर अदम एतमाद की वजह से पार्लियामेंट पे अदम एतमाद नहीं, पार्लियामेंट में अपनी नालायकियों की वजह से कि आप वहां पे अपने लोगों से भी ये मंजूर तो नहीं करवा सकते। बात वही है ना, अदम एतमाद, इनको एतमाद ही नहीं है, अपने लोगों के ऊपर ही अपने एतमाद नहीं लोगों है। पे एतमाद नहीं है, नहीं ना। है, बिल्कुल सही। पार्लियामेंट पे नहीं है, अपने लोगों पे एतमाद नहीं है कि हम वहां पे इसको मंजूर करवा मंजूर करवा सकेंगे। लें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे, जो बात शुएब साहब ने कही कि एक ऑपोजिशन का जो लीडर होता है वो और फिर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हुकूमत वक्त के, वो आपस में मिलकर इसके ऊपर निगोशिएट करते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसने वावेला मचाया हुआ कि हम कैसे एक मुजरिम को कह सकते हैं कि आए और बताएं कि अगला जो मेरा ख्याल है बंदा होगा वो अभी कौन है। उसको मुलजिम रख रहे हैं, अभी चलिए साबित मुलजिम कह देते हैं, ठीक है जी फयाज साहब। मैं हमेशा कहता हूँ कि शोएब साहब बड़े बातों के धनी हैं, असल बात फिर छुपा जाते हैं ना। सुमेरा, ये अलमिया है हमारी सियासत का, हमारे सियासतदानों का, कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो थोड़ी और तरह से सोचते हैं। सही। जब हुकूमत में जाते हैं और हुकूमत के मज़े आते हैं तो फिर इनकी थिंकिंग और वर्किंग बदल जाती है। जब हुकूमत में बैठते हैं ना तो फिर उनकी सोच सिर्फ एक ही होती है कि आपने इस मज़ेदार, इस शानदार इक़्तिदार को तूल कितना दिया, रिटेन कैसे करना, रिटेन कैसे किया जाए। तो अब खान साहब जहाँ बैठे हैं वो सारी चीज़ें ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट से मशवरा हो या ना हो, माने या ना माने, मैं इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ऐसा बनाऊं कि मेरे इक़्तिदार को अगले 5 साल भी मिल जाए। अब देखिए ये सिंपल सी बात है। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि 99 में जब ये बना नैब का इदारा तो 18 साल में शायद इतनी रिकवरी नहीं हुई जितनी की जावेद इकबाल साहब ने रिकवरी की है। ऐसा ही है, ये बिल्कुल। नैब के चेयरमैन, इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन एक कानून है, सिंपल सी बात है कि वो दोबारा नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आपका क्या क़यामत आ गया कि आप हर सूरत उन्हीं को लाना चाह रहे हैं, हालांकि उनसे अच्छे बंदे मौजूद हैं, नो डाउट ये एक अच्छे वर्कर थे और अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन क्या पाकिस्तान में और कोई बंदा नहीं रहा, कोई इतना नेक, शफाफ, ईमानदार और काम करने वाला नहीं रहा, कोई आपको प्रोफेशनल बंदा नहीं मिल रहा। आप यकीनन कोशिश करेंगे हुकूमत में तो आपको बंदे मिल जाएंगे। आप ये क्यों कालक अपने मुंह पे मल रहे हैं कि हम उसी को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमारे मजाज के मुताबिक काम कर रहे हैं, और अपोजिशन को ये क्यों मौका दे रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी है। और ये जैसे इलेक्शन कमीशन का भी मामला है, उस पर भी हुकूमत चाह रही है कि उनकी मर्जी हो। एक्चुअली पार्लियामेंट से ज़्यादा इनको अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है। पार्लियामेंट में चीज़ें आनी चाहिए और कानून के मुताबिक आनी चाहिए। खान साहब हमेशा कहते थे कि मैं कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती के लिए आया हूँ। तो अब जब कानून और आइन की बालादस्ती का वक्त है, सही, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें नहीं, हम ये कर सकते हैं। आप हुकूमत में बैठे होते हैं तो फिर तो ये वही सोचोगे। मुशर्रफ कहता था कि मैं भी हुकूमत में सब कुछ कर सकता हूँ। सही। मियाँ साहब भी जब इक़्तिदार में थे तो वो भी कहते थे मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल खान साहब सोचना तो यह है कि गलत और सही क्या है। आपकी जो पोजीशन है, देखिए तारीख लिखी जाएगी। बिल्कुल। किसी भी लीडर को जब इक़्तिदार में बैठा हो ना, अगर वो ये सोचे कि ये जब इक़्तिदार नहीं रहना तो एक हिस्ट्री लिखी जानी है। उस तारीख में आपने कानून की कितनी पासदारी की, आपने आइन को कितना माना, आपने पार्लियामेंट का पर कितना एतमाद किया, तो ये सारी चीज़ें फिर सामने आ जाएंगी। फिर सिर्फ पछतावा होता है और फिर तारीख में उनका नाम जो है ना वो बुरे अल्फाज से और बुरे नाम से जाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो अब तक की एक्टिविटी है, जो मौजूदा हुकूमत की, और जिस तरह वज़रा बयान दे रहे हैं नैब के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, यकीनन उन्हें पार्लियामेंट पर इत्मीनान नहीं है। पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना चाहिए। अगर कुछ करना भी है तो उसको लीगल तरीके से करें। लीगल तरीके से आइन में अगर आपने तब्दीली करनी है, पार्लियामेंट के जरिए कोई ये आर्डिनेंस लाना और ये इस तरह की तोसी देना, लेकिन नैब जो है वो बाकायदा एक अदालत होती है। तो अगर आप अदालत को आर्डिनेंस के जरिए तोसी देंगे और चंद महीनों का मेहमान होगा और इस उम्मीद में भी होगा कि दोबारा उसका नाम आ जाए, तो फिर इंसाफ वो करे या ना करे, लेकिन अपोजिशन तो हक भी जानब है ना कि इस बंदे को आपने फेवर किया है। और जब जज को आप फेवर करेंगे तो फिर उस पे उससे सारी फैसले भी आपकी मर्जी के सही एक्सपेक्ट नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा कि इस वक्त तो यही लग रहा है कि पीटीआई की जो मौजूदा हुकूमत है उसको इत्मीनान नहीं है पार्लियामेंट पे, और वो जो ज़ाती बालादस्ती और इक़्तिदार के तूल के लिए हरकतें कर रही है, they have to pay। ओके, ठीक हो गया। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं और वहां पर बैठ के आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे इस सवाल पे? ये जो आप कहते हैं कि क्या पार्लियामेंट पर अदम एतमाद का इजहार है इस ऑर्डिनेंस को लाना नैब के लिए, तो मैं इसको अदम एतमाद नहीं बल्कि
मैं इसको कहूँगा कि ये जो है वो जिसको कहते हैं ना कंट्रोल है, इनका कंट्रोल नहीं है, इनको अक्सरियत हासिल नहीं है उस तरह की। इनको पता है कि ये शायद वहाँ पर बिल पास ना करवा सकते, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। और फिर एक बार हमने माजी में भी देखा कि ऑर्डिनेंस बहुत सारे आते थे जब भी हुकूमत को मुश्किल दरपेश होती थी कोई भी कानून पास करने में, तो ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ, इससे इनकार नहीं कि ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं होता, लेकिन ये ऐसा तरीका है या ऐसा शॉर्टकट है जिसकी आइन में गुंजाइश है और हुकूमतें जो हैं वो इस गुंजाइश को पूरा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट हो सकता है ये कल को अदालत में चैलेंज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं अपोजिशन के लिए इस पर सियासत करने के भी। लेकिन दूसरी जानिब बात यह है कि क्या सियासी सूरत हाल ऐसी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ मिल बैठकर मुशावरत से एक मुश्तरका नाम चेयरमैन नैब के लिए डिसाइड कर सकें? मुमकिन नहीं नज़र आता। सियासत दोनों की मशरिक़ और मगरिब की तरफ है, सियासत के अंदर कोई उनकी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इमरान खान और शहबाज शरीफ इस वक्त इस जैसा मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर सकें। तो इसलिए हुकूमत की मजबूरी थी इस वक्त जो है वो इसका सहारा लेना, और हुकूमत ने इसका सहारा लिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल अदम एतमाद तो है, जवाब तो मेरा हाँ में है, लेकिन ये अदम एतमाद से ज़्यादा एक मजबूरी की शक्ल है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। हामिद खान साहब, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। यानी एक बात तो तय है कि नवानों में बैठकर ये लोग सिर्फ अपने लिए ही कवानीन बनाते हैं और अपने लिए कवानीन में तरामीम करते हैं, तो अवाम इनसे कोई अच्छी उम्मीद जो है वो रखना छोड़ दें कि इनके लिए भी यहाँ पर कोई कवानीन बनाए जाएंगे। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं जिस तरह से हम शुरू से ये सुनते आ रहे हैं कि नून लीग और शीन लीग का जो बयानिया है वो हमें अलग अलग दिखाई देता है। पिछले दिनों हमने इसके ऊपर बात भी की थी कि अब हमें कुछ नजर आ रहा है कि जैसे शीन और नून जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, शायद इलेक्शन की तैयारी के लिए ये इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ी सख्त लाइन ली, और वो शुरू से ही इस पे हैं। जब से पीडीएम बनी है हमने देखा है कि वो इदारों को लेकर बहुत सख्त बात कर जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे पहले 2 बयानिए थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की वजह से थे, क्योंकि हमने देखा कि इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दरीना साथी थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या तो छोड़ गए या फिर वो नाराज हो गए हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो यही है कि अब फिर मरियम नवाज जो है वो इदारों के खिलाफ सख्त, ब्लंट और बोल्ड लैंग्वेज जो यूज कर रही हैं, उस पर भी हमें शहबाज शरीफ साहब अपना अलग ही बयानिया रखते हुए दिखाई देते हैं। वो खामोश हो जाते हैं जब भी इस तरह का कोई बयानिया मरियम नवाज की तरफ से सामने आता है। तो फिर क्या यही समझा जाए कि एक दफा फिर से ये दोनों बयानिए चल रहे हैं लेकिन पैरेलल चल रहे हैं? तो सवाल इसके ऊपर हमारा यही है कि क्या मरियम नवाज नून लीग की तकसीम की जिम्मेदार बन रही है? शेख साहब क्या कहना चाहेंगे? नून लीग की तकसीम जब भी होगी उसमें यकीनी तौर पर सबसे बड़ा हाथ मरियम का ही होगा। मरियम और उनके वालिद दोनों सजा याफ्ता हैं। बिल्कुल। ये अलग बात है कि वो अपील में है। अब सजा याफ्ता शख्स दोनों को ये पता है कि मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शन जीत भी जाए तो उन दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सही। ना मरियम को कोई सीट मिलेगी ना नवाज शरीफ साहब को। वो तो 10 साल के लिए बाहर है, मरियम का शायद थोड़ा स्टेने हो रहा है। बिल्कुल सही। उसके बरक्स शहबाज साहब को सजा नहीं हुई है। बिल्कुल सही। और उनकी कोशिश है कि जितना ज्यादा वो देर कर सकें अपने केसेस को वो किसी तरीके से 2023 तक लिंगर ऑन करना चाहते हैं। सही हो गया। ताकि उस सजा से बच जाएं और वो एक्टिव सियासत में हों। यही मसला मुन अपना हमजा के साथ भी है। इन दोनों के केस इकट्ठे ही हैं और दोनों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। बिल्कुल सही। पैसा भी ठीक ठाक है, 27 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ये अभी इन है, वो आउट है। सही। ये राब्ते में है तीसरी कुव्वत से। जी जी बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। खाकी कह लें, सिविल कह लें, कोई भी कह लें, ये उनसे राब्ते में है। ये उनसे
अपना राब्ता बहाल रखे हुए हैं बिल्कुल सही। और उसके जरिए अपना फायदा लेना इसलिए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कल वो कल मरियम भी खामोश हो जाती हैं जब उन्हें कोई लॉलीपॉप नजर आता है ना तो वो चुप हो जाती हैं। बिल्कुल सही। वो खामोशी थी ना जब नवाज शरीफ साहब को इन्होंने मुआहदा करके बाहर भगाया था। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। क्या था, वो एक ड्रामा था सारा। कहाँ गई वो प्लेटलेट्स? आज तक तो कभी 2.5 लाख पे भी नहीं गए नीचे कभी। सही वो हो तो गया। 4 लाख पे रहते हैं अब शायद। तो बात ये है कि वो ब्लैकमेल कर रही हैं, एक्चुअली वो ब्लैकमेल कर रही हैं बिल्कुल सही। एस्टेब्लिशमेंट को कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये कुछ उगलती रहूंगी, मेरी जुबान तलक होती जाएगी अगर मुझे और मेरे बाप को मेरी मर्जी का कुछ ना मिले। एनआरओ ना दिया कि। लेकिन वो एक बात याद रखें कि जितना वो तलक होती जाएंगी उतना उनके लिए जमीन गर्म होती जाएगी। अच्छा। ये गलतफहमी निकाल लें कि जमीन अब ठंडी रहेगी। एनआरओ इतनी जल्दी नहीं मिलेगा उनको। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उनके अपने घर से मुतबादिल उनका मौजूद है। बिल्कुल। अगर तो शहबाज साहब उधर खड़े रहते और कहते कि हाँ मैं भी इसके साथ भी मरियम के पीछे खड़ा हूं बिल्कुल। और जो ये कह रही है मैं इससे 4 कदम आगे जाके कहता हूं। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं नहीं है। है। हमजा ने भी अभी 2 अपना वर्कर्स अपना कन्वेंशन से खिताब किया है। जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह तो मरियम और हमजा इकट्ठे के बैठे। साथियों में लड़ाई हुई है। मुल्तान में डांग छोटा चला है, सर पटे हैं। सही हो गया। तो जिसके बाद वो बाइकाट भी कर गई मरियम का ग्रुप जो है। तो मरियम को नजर ये आ रहा है कि हम माइनस हैं, शहबाज साहब इन हो रहे हैं। तो वो ये नहीं चाहती कि शहबाज साहब इन हो, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर इस इलेक्शन में उनकी जमात बड़ा शेयर ना ले सकी, जी जी। बाहर रही, तो फिर उनकी जमात नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। 2023 के बाद मुस्लिम लीग और नून इसकी खत्म हो जाएगी अगर इलेक्शन के अंदर उनकी मर्जी का रिजल्ट और इसकी जिम्मेदार मरियम नवाज होंगी। मरियम ही है और कौन ठीक है? हो गया। ठीक हो गया। मरियम के अब्बाजान है और मरियम है, दोनों है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। फयाज साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ जो मरियम ही रीजन है? देखें, मरियम के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक दफ़ा फिर उन्होंने बड़ा बज़ाहिर जुर्रत कह लें या बेवकूफ़ी कह लें, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल किया है इदारों के ख़िलाफ़, बल्कि DGISI का नाम लेकर, और फिर उन्होंने जजेस के भी नाम लिए हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जजेस ने ये किया, उसको ये फ़ोन है, उसको फ़लाँ बंदा मिला। मतलब उन्होंने कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं छोड़ी किसी बात की। बिल्कुल सही। ये वो खुल कर एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। इसकी 2 हैं इसके इम्पैक्ट ना। अच्छा। एक तो मुझे मरियम नवाज़ के जो वकील है कि उसका वो मेरा दोस्त है, जानने वाला है, उसने कहा इसमें एक तो ये बात है कि इसमें मरियम का केस जो है उन्होंने जिस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील किया है वो कुछ ज़्यादा उसमें जान नहीं है, कमज़ोर केस है। अच्छा। और हमें उम्मीद नहीं है कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। सही। लिहाजा हमने वो जो टेक्निकी ग्राउंड्स हैं, जो लीगल ग्राउंड्स हैं, वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हमें उस पर ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ बिल्कुल रहे। ठीक। हम पॉलिटिकली इसलिए ये लाइन ले रहे हैं। हम ये लाइन ले रहे हैं कि चूँकि वो जजों पे इन्फ्लुएंस है, अदलिया पे एक ख़ास इदारा, और अब भी वो इन्फ्लुएंस होगा, तो हम तो उसको चैलेंज कर रहे हैं। ठीक हो और गया। दूसरी सूरत में एक पॉलिटिकल उन्होंने गेम रखी है कि अगर मरियम के ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है तो फिर वो इसको पॉलिटिकल इस्तेमाल करेंगे। सही हो गया। और उनका जो खुलकर बात करने का मकसद ये है, देखिए ये जो शोएब साहब ने कहा ना कि उनके पाँव के नीचे ज़मीन गर्म है, ये नहीं हो सकता कि मरियम के पाँव के नीचे ज़मीन गर्म हो और शहबाज शरीफ और हमजा के नीचे ठंडी होगी। अच्छा। ना, फिर जब गर्म होगी इतने भी वो लोग बेवकूफ़ नहीं, और पता है अंदर से एक ही है। ये नहीं हो सकता कि मरियम को और शहबाज शरीफ को, ये सुनने और जानने की बातें हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ आ जाए और नवाज शरीफ आपके ख्याल में इन्होंने आपस में जी जो है वो गठजोड़ किया हुआ और लोगों को दिखाने वो के हम लिए? नहीं गठजोड़ किया, और जो जानने वाले हैं वो हमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, वो जानते हैं कि अंदर से ये एक ही है। एक की जमीन ठंडी करेंगे वो दूसरे को भी बुला लेगा, वो बड़े पक्के हैं। तो एक्चुअली उसने यही, उसका मरियम नवाज का ये भी ज़हन में है कि अगर कहीं गुंजाइश भी निकले दूसरी तरफ तो खोल के बोल गई हैं ठीक कि अगर मैं नहीं तो वो जनाब भी नहीं। यानी उसको ये पता है कि जो ऊपर वाले इदारे हैं या वो लोग जिनके खिलाफ मैं बोल रही हूँ, वो मुझे अगर हटाएंगे तो शहबाज शरीफ को नहीं लगाएंगे, अगर हटाएंगे तो पूरे खानदान को हटाएंगे। लिहाजा उसने ये भी एक पत्ता खेल दिया है कि अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। तो ये बिल्कुल मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा इसलिए परेशान भी हैं कि ये जो उसने पत्ता खेला है ये काम खराब कर रही है, और ये पूरी
ये गेमर है और इसने सही तकसीम करने की कोशिश भी किया, बल्कि नून लीग को तबाह करने की भी सारी इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब की खामोशी किसी काम नहीं आएगी। बिल्कुल काम नहीं आएगी। ये बिल्कुल शहबाज शरीफ को भी पता है और ऊपर वालों को भी पता है जनाब कि ये खामोशी से नहीं बात, ये अंदर की बात है कि अंदर की एक है। तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज जो है वो सारी इस खेल की जिम्मेदार है, और वही जो उसकी प्रेस टॉक है उसमें देखें कि उसमें वही मैंने शुरू में बात किया है, या आपको बहादुरी और जुर्रत कह लें या बेवकूफ़ी कह लें, लेकिन उन्होंने अपना पता खेल दिया है, और उसको जब वो पता खेल दिया है तो वो तकसीम होगी या जमा होगी, लेकिन उन्हीं की वजह से बिल्कुल ठीक हो गया। हामिद खान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सवाल पर? जी, मेरा मरियम नवाज ज़िम्मेदार हैं या नहीं हैं, इसका फ़ैसला तो मेरा ख्याल है कि अवाम भी करेंगे और आने वाला वक्त भी करेगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आई है, और वो ये है कि मरियम नवाज ने बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को अवामी सतह पर नुकसान पहुँचाया है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हमने देखा कि कश्मीर का इलेक्शन जो है वो मरियम नवाज़ ने अपने हाथ में लिया और अपने हाथ से जिताने की कोशिश की, और एक तरह से शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को मंजर से हटाने के लिए पूरी कोशिश की, और उसका नतीजा जो आया वो आपके सामने है कि वो नहीं कामयाब हो सके। इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त हुई। गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा भी उस तरह नहीं आया। तो इस हवाले से मरियम नवाज़ के जलसों में तो लोग आ जाते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है, शदीद परेशानी का शिकार है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ की जो अंदर की दरारें हैं वो बाहर आती नज़र आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान हो या और डिफरेंट स्टेटमेंट्स हों, ख़ुद हमजा शहबाज शरीफ का बयान हम आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से हो, या उनका बयान मरियम नवाज़ का बयान हो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से, तो ये सारा कुछ अगर देखा जाए तो इससे इनकार नहीं कि सूरत हाल बड़ी क्लियर होती जा रही है कि मरियम नवाज़ ही ज़िम्मेदार हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ में इतने ग्रुप्स बनने की, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का ये एक फ़ैसला नज़र आ रहा है पिछले 4-5 सालों से कि वो शहबाज शरीफ साहब को भी और हमजा शहबाज को भी पीछे हटाकर मरियम नवाज़ को पार्टी की क़यादत सौंपना चाहते हैं। और लाजमी बात है कि फिर मरियम नवाज़ से ये क़यादत जुनैद सफदर की तरफ जाएगी, ये क़यादत उसी तरफ चल जाएगी। लेकिन हमजा शहबाज अपनी मेहनत, कुर्बानी और जो इतने साल उन्होंने अपने ताया के साथ सर्व किया मुस्लिम लीग में पंजाब में, तो वो उसका कुछ ना कुछ हल सब्र भी चाहते हैं, उसकी कुछ आउटपुट चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के एहतराम में हम सब जानते हैं कि 2 से 3 मौक़ों पर वजारत उज़्मा को छोड़ा है। तो इस हवाले से इन सारी कुर्बानियों को मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज की कुर्बानी, शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और बजाय ये कि इतनी ग्रुप बंदियाँ हो जाएं जो कि हो गई हैं, तो उनको समेटने के लिए अगर कोई शख्स है तो वो मेरा ख्याल है खुद नवाज़ शरीफ साहब है। जी ठीक है हामिद खान साहब, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। नाज़रीन, अगला इशू डिस्कस करेंगे पानामा पेपर्स की। जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा तकरीबन 400 से ज़ायद लोगों के नाम थे उसके अंदर, और हमने ये भी देखा कि उन 400 लोगों के ऊपर या 400 से ज़ायद जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकी। गिने चुने 15 से 20 या फिर 10 से 15 जितनी भी फिगर है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और उसके रिजल्ट्स जो है वो भी आपके सामने हैं। अब हम पिंडोरा पेपर्स की अगर बात करें तो उसमें भी 700 से ज़ायद लोगों के नाम शामिल हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ये बात की है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए या फिर इनके खिलाफ तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। इसके लिए एक सेल भी बना दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वेलकम का जेस्चर दिया है इन तहकीकात पर, और इन तमाम लोगों पर तहकीकात के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल भी बना दिया गया है। तो इसको लेकर जो हमारा सवाल है अपने पैनलिस्ट से वो यही है कि क्या पिंडोरा पेपर्स में आने वाले तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी? शुएब साहब। देखें सुमेरा, बचपन से पिंडोरा बॉक्स सुनते आए थे जी, पिंडोरा पेपर्स नहीं सुने थे, तो हैरानी भी हुई कि ये पिंडोरा पेपर्स क्या निकलेगा। लेकिन जो अफसोस ये है कि 2-3 चीजें मिक्सअप कर दी जाती हैं। बात ये है जो पनामा पेपर्स में भी हुआ, जी जी, शुएबुद्दीन की एक ऑफशोर कंपनी निकलती है। ऑफशोर कंपनी बनाना जुर्म नहीं है। ऑफशोर कंपनी बरतानिया में सरमायाकारी करने वाला हर गैर मुल्की बनाता है। ठीक हो, गैर मुल्की का लफ्ज इस्तेमाल जी कर रहा बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिटिश नेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा। इमरान खान ने भी बनाई थी, जी बिल्कुल,
जब वो बरतानिया में उन्होंने फ्लैट खरीदना था, तो एक गैर मुल्की के लिए ऑफशोर कंपनी बनाना पड़ती है ताकि उसको एक बचत हो जाए टैक्स के अंदर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये है कानूनी ऑफशोर कंपनी। लेकिन हमारे यहाँ जितनी ऑफशोर कंपनी है ये काले धन पे बनी हुई है। सही। पाकिस्तान से जो काला धन है वो बाहर गया। कैसे गया सबको पता है। अभी 5-10 साल पहले पैसा भेजना और पैसा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। बिल्कुल ऐसा सही। आपको माल रोड पे बेशुमार करेंसी डीलर्स मिल जाते थे जिनके पास जाके आप उन्हें अपने पैसे देते थे और दुबई में वो पैसे शिफ्ट हो जाते थे और उसका एक मखसूस हिस्सा वो करेंसी डीलर्स रख लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही। या जैसे अयान अली एयरपोर्ट पे पकड़ी गई, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक खुली बेईमानी होती थी कि एक ताकतवर शख्स एक पूरा ब्रीफ केस लेके, पूरा अटैची केस लेके, तमाम धोखा दे के एयरपोर्ट पे कस्टम को, FIA को, ANF को निकल जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक मजीद तरीका था। लेकिन हुआ क्या, हमने उनमें से कितने लोगों को पकड़ा। वो जो पनामा पेपर्स आए थे, क्या नवाज शरीफ के अलावा किसी और को सजा सुनाई गई? मुझे एक नाम बता दीजिए। बिल्कुल सही। क्यों नहीं मिसाल बनाया गया काजी फाइज ईसा की एहलिया को? बिल्कुल। वो अदालत में खड़े होकर धमकी दे के गई कि आज मुझे पूछते हो, कल तुम्हें पूछा जाएगा। ये किसके अल्फाज हैं? मेरे। और रिजल्ट क्या हुआ कि FBI होता कौन है हमसे पूछने वाला? जी बिल्कुल। भाई FBI इंडिया के अंदर CBR किसी के घर पे रेड करे ना तो वो मर जाता है। बिल्कुल सही। CBR का रेड करने का मतलब है कोई माफी नहीं है। हमारे यहाँ तो दांत ही निकले हुए हैं FBI के। ये बगैर दांत का शेर है, तो इसीलिए ये तो चबा नहीं सकता। इसीलिए तो उन्होंने तड़ी लगाई। यही मसला है ना। Exactly. रिजल्ट है कि नवाज शरीफ के साथ तो कहीं और से हुआ ना, कुछ और हुआ। वो तभी तो रोते हैं, तभी तो वहां पे जजों को गालियां देती है मरियम। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मुल्क में अगर आपने इंसाफ करना है तो फिर आपको अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए। और ये तमाम चोर जिनके पैसे पकड़े गए हैं उनसे पूछना चाहिए कि इस पैसे का पाकिस्तान के अंदर तुम्हारे पास कोई जस्टिफिकेशन है या नहीं? ये पैसा तुमने कहां से कमाया? यहाँ तो सियासतदान जो सियासत में आते हैं सही, वो अचानक अपनी माँ के नाम पे 4 अरब रुपए जाहिर कर देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लोग समझ जाएंगे। एक ही सियासतदान है जिसने यह फरमाया है, मुस्लिम लीग नून का है। उसके पास तो मैं क्या कहूं, अब क्या था, शर्म आती है। ये पैसे कहां से आ गए उसकी माँ के नाम अचानक? बिल्कुल। उसकी माँ के पीछे से थे तो भाई 25 साल 50 साल पहले की रजिस्ट्रियां लेके आओ। बिल्कुल सही, इसको क्लियर करें। तो ये जो चीजें हैं ये हमें देखनी है। पनामा पेपर्स वाले मुलजिम भी पकड़े जाएं और पेंडोरा पेपर्स वाले मुलजिम भी पकड़े जाएं, सही, तभी बात बनेगी। वरना तो ये पहले वो गुजर गई सारी पुरानी कहानी, अब ये भी गुजर जाएगी, ये भी गुजर जाएगा। ना कोई सजा होनी है ना कुछ होना हो गया। खान साहब कमीशन बनाते रहे ना, पहले कमीशनों पे किसी को सजा मिली है, यानी सब पे कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। मुझे अपना बताए ना, गंदम कमीशन और चीनी कमीशन कहाँ गया? सही। अपना तेल कमीशन कहाँ गया? किसको सजा हुई है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? लेकिन यहाँ पे मेरा भी एक सवाल है, वो इसी से रेलेवेंट है कि जब पनामा पेपर्स आए थे तब तो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए वो लीक किए गए हों। अब किसके खिलाफ आया है ये? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जो जब आए थे ना पनामा पेपर, जी। तो मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था। उन्होंने कहा था ये हलवे की देग है, ठंडी हो जाएगी, घबराए ना मियां साहब। सही, लेकिन वो ठंडी नहीं हुई। ठंडी होगी थी। अच्छा। अगर आप उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट देखें ना, जी, तो सारे घर वालों को पनामा केस में बुलाया गया, मियां साहब पे भी, और कमीशन बना, कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज बना, लेकिन पनामा पेपर्स में से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सजा तो उन्हें अकामा में दी गई, बिल्कुल सही, यानी उन्हें पनामा पेपर में तो कोई सजा ही नहीं मिला। सही। तो जब इतनी बड़ी जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इस लेवल पे उनके इंटरव्यूज किए गए और इतना उनसे पूछा गया, उस वक्त उससे कुछ नहीं मिला, तो सजा देने के लिए कोई और उन्हें रास्ता ढूंढना पड़ा। तो इसमें तो मियां साहब की जस्टिफिकेशन बनती है ना कि पनामा पेपर तो कुछ बात ही थी। हाँ, उसमें से कुछ बात निकाल के सजा देते। तो जब उसमें से कुछ नहीं निकला, उसके बाद फिर वो
पैराडाइज पेपर है, उसमें भी लोगों के नाम है। तो उसमें क्या निकला, अभी जो जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ दी जा रही थी कि जी कल शाम को बल्कि काउंटडाउन शुरू हो गया था कि जहाँ 9:30 आ रहा बजे, है 9 और बजे। लोगों के नाम आ गए हैं, पकड़े गए हैं। जिनके नाम आए हैं वो जो शेख साहब ने शुरू में बात की, तो ये तो ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है और एक लीगल ज़रूरत भी है। बिल्कुल सही। वहाँ पे सही पैसे लगाने के लिए भी अगर आप टैक्स ना भी बचाना चाहें तो आपको एक ज़रूरत है कि आपने वहाँ पैसे, सिर्फ ये बताना है कि हमने पैसे यहाँ से कैसे लाए, इस कंपनी में किस तरह लाए, वो आपको बताना है। ठीक हो गया। तो मेरी 2 ऐसे बंदों से बात हुई है जिनके नाम ऑफशोर कंपनी आई है। ठीक हो गया। पंडोरा लीक्स में जी, तो है ये इसी पंडोरा लीग में, तो वो बड़े सेटिस्फाइड थे, मुतमिन थे। मैंने क्या बात, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, हमने इसको लीगली हमने ऑफशोर कंपनी बनाई थी और हमने इसको डिक्लेयर भी किया हुआ है, हमें कोई खतरा नहीं है। तो इसी तरह जो दूसरे भी 700 बंदे हैं, वो जमाना गुजर गया बोलेपन वाला। अब जो है ना करप्शन, वो उस तरह नहीं होती। सही। अब जो पिछले 2-3-4 से जब से पनामा आया, लोग अब मोहतात हो गए हैं। सही। अगले कुछ अरसे में, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अब जो वक्त गुजरेगा ना, लोगों की करप्शन बिल्कुल नहीं पकड़ी जाएगी। या तो लोग समझेंगे ईमानदार हो गए, या वो इतनी प्लानिंग करेंगे कि कोई बंदा उनको छू भी नहीं सकेगा। तो अब ये जो 700 बंदा है ना, ये 700 का जितनी भी 700 लीक्स आ रही है, ये सिखा रही है कि कैसे ये जो जो है सेल वो आपने बनाया ना, छुपानी है अपनी प्राइम मिनिस्टर करप्शन। ने सेल बनाया है, इसमें से कुछ भी नहीं निकालेगा। ठीक हो ये नहीं कि उनमें कुछ है, अगर उन्होंने सारे इंतजाम भागदौड़ तो दिखानी है ना कि देखो सारे कितना कुछ इंतजाम कर रहे किए हुए हैं। बेसिकली ये पेपर ये बड़े पैसे वाले लोग छोटे पैसे वालों को डराने की कोशिश करते हैं। ठीक हो तो गया। वो नहीं डरेंगे, उन्होंने सारी प्लानिंग की हुई है। बिल्कुल और सही। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। और ये मौलाना की बात बिल्कुल सही लग रही है कि ये हलवे की देग ठंडी हो रही है। आप फील कर रही है ना कि देग ठंडी हो रही है, और अब बैठकर वो लोग जिनके नाम आए हैं या नहीं आए वो हलवा खा सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। फयाज साहब ये कह रहे हैं कि चोरी और डकैती जारी रहेगी, ये मुल्क लूटता रहेगा। जी चोरी- रहेगी, बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल अगले बात 100 करें साल ना। भी जारी रहेगी। सीधी बात करें। अब सिर्फ यह कि प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। प्लानिंग डिफरेंट हो जाएगी, लोग और माहिर हो जाएंगे। जी, माहिर हो बिल्कुल सही। जाएंगे। ठीक है, हामिद खान साहब आपका क्या मौक़िफ़? पानामा पेपर्स की बात हो या पंडोरा पेपर्स की, मैंने 2 आर्टिकल्स भी लिखे हैं इसके ऊपर, और उसके अंदर मैंने एक बड़ी वाज़ेह 2 चीज़ें कही हैं कि क्या पानामा पेपर्स की तरह पंडोरा पेपर्स किसी बड़े की बलि लेंगे, किसी बड़े नाम की कुर्बानी लेके जाएंगे, तो ये नज़र नहीं आ रहा। पंडोरा पेपर्स में गो के नाम तो 700 पाकिस्तानी शख्सियात के हैं, जबकि पनामा पेपर्स में 400 शख्सियात के थे, लेकिन उसके अंदर बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने वाकई पाकिस्तान की सियासत को हिला दिया। जबकि इस पंडोरा पेपर्स में उस तरह के बड़े नाम या उस तरह के बड़े स्कैंडल नहीं हैं, उस तरह के बड़े जिसको कहते हैं कि वो नहीं है कि खेल हो कि नज़र आए कि जी बहुत अरबों खरबों रुपए की करप्शन हुई है। पाकिस्तानी तो 2-4 लाख 10 लाख पाउंड की करप्शन को अब कुछ समझते नहीं। बदकिस्मती है हमारी बहुत बड़ी। तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने एक जगह लिखा है कि ये क्या खोदा पहाड़ और निकला चूहा तो नहीं निकला पंडोरा पेपर्स जो हैं। तो इस सारे सवालों को अगर आप गौर से देखें तो मैं ये समझता हूँ कि पंडोरा पेपर से कुछ भी नहीं होगा। मेरा जवाब जो है इसमें ये है कि पंडोरा पेपर्स जो हैं वो अब कुछ दिनों में पीछे चले जाएंगे और इनसे किसी को भी कोई काबिल ज़िक्र सज़ा नहीं होगी। जी, इमरान खान साहब के लिए ये टेस्ट ज़रूर है। जो उनकी पार्टी के वज़रा के नाम आए हैं उनको इमरान खान साहब को ज़रूर जवाबदेह करना पड़ेगा, करना चाहिए। लेकिन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पंडोरा पेपर्स के हवाले से कोई बहुत बड़ी सियासी हलचल या खलबली मचने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक हो गया हामिद खान साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपको कोई भी हमारी बात अच्छी लगी हो, कुछ एडिशन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपने तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सैयद शहबुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, फैज़ बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इंग्लैंड से हमारे साथ है हामिद खान मशरकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।